हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाला वीडियो में आई मेक श्योर कि मैं ये 14th चैप्टर जो है, कुछ 3 की 4 टॉपिक्स छोटे छोटे लेफ़्ट आउट है, वो पूरे के पूरे मैं कंप्लीट कर दूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कि इसमें हम लोग पूरा 14 चैप्टर कवर कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स है रिगार्डिंग यूरोजोन एंड यूरो मार्केट एंड ऑफशोर फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड लास्ट टॉपिक ऑपरेशंस एंड इफेक्ट ऑफ यूरो करेंसी मार्केट एंड यूरो बॉन्ड एंड यूरो मार्केट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं ये वीडियो में कवर करूँगी। फटाफट से हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले ही आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। एफिशिएंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, हम लोग बात करते हैं मार्केट्स की, लेकिन एफिशिएंट कब होगा वो मार्केट? अ मार्केट इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ़ द प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो भी प्राइसेस, ऑनगोइंग प्राइसेस है, कोई भी मार्केट लो आप, चाहे मोनोपोली मार्केट हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, कोई भी मार्केट लो, वो तभी एफिशिएंट होता है जो भी उसके आप प्राइसेस रखते हो, उस प्राइसेस को डिटरमाइन करने में, या जो भी प्राइस हुआ, समझो प्राइस इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ हुआ, तो ये जो 50 रुपीज़ डिसाइड हुआ है, ये तब डिसाइड हुआ हो जब सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन पता हो, तभी। तो वो प्राइस सारे इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है, तभी उसे एफिशिएंट कहा जाता है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ फॉरवर्ड रेट्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर स्पॉट रेट्स। एफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो उसमें एफिशिएंसी कब होगी? जब आपके जो फॉरवर्ड रेट्स हैं, फॉरवर्ड रेट्स यानी आज से 3 महीने बाद एक्सचेंज होगा, लेकिन ये रेट पे मतलब जो भी ऑनगोइंग करंट फॉरवर्ड रेट है। तो जब आप फॉरवर्ड रेट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हो कि 3 महीने बाद क्या एक्सचेंज रेट हो सकता है, उस बेसिस पे आप फॉरवर्ड रेट को प्रेडिक्ट कर रहे हो, और वो परफेक्टली नहीं तो एटलीस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो वो एफिशिएंसी कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। दैट इज इफ फॉरवर्ड रेट रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड क्विकली एडजस्ट टू एनी न्यू इंफॉर्मेशन सो दैट द इन्वेस्टर कैनॉट अर्न कंसिस्टेंट एंड अनयूजुअल प्रॉफिट बाय यूटिलाइजिंग एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। देखो, एक ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि हाँ ठीक है, जो डिमांड है वो 2 या 4% से ऊपर या नीचे जाता है, सप्लाई जो है वो 2 या 4% से ऊपर नीचे जाता है, और कुछ भी नई चीज़, समझो कुछ भी चेंजेस हुआ इकोनॉमी में या कुछ भी नया चीज़ हुआ, तो वो जो फॉरवर्ड रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फटाफट से एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम लेते हैं, अगर वो टाइम लेंगे चेंज होने में तो आर्बिट्राज होगा, प्रॉफिट गेन करेंगे इन्वेस्टर्स। ये सब नहीं होना चाहिए, एक्यूरेटली फटाफट से वो एडजस्ट हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो है सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ फॉरवर्ड रेट्स अपना जो भी एक्सचेंज रेट है वो एफिशिएंटली या एक्यूरेटली फ्यूचर स्पॉट रेट को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। Question of market efficiency are important because only when market are efficient do prices correctly reflect the scarcity value of various resources and result in allocational efficiency। देखो, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग रीड करो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक, क्यों इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक्स का वाई डू वी हैव इकोनॉमिक्स, उसका रीज़न यही है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज, और उन्हीं स्केर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमें एफिशिएंटली सारी चीज़ें, डिमांड जो है वो कैटर करने हैं, जितने भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चंस हमें कैटर करने हैं। तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो डाले हैं, उसमें आप देखोगे चॉइस एंड स्केर्सिटी,
तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जब आप मार्केट एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मार्केट एफिशिएंसी का क्वेश्चन ही आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास एक तो सारे रिसोर्सेज स्केर्स है। जब रिसोर्सेज स्केर्स हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू होती है। तो स्केर्सिटी वैल्यू भी हमें बताता है प्राइसेस। दूसरी चीज़ क्या करता है, अब हमें जब भी पता है कि इतने रिसोर्सेज हैं, इतने ही रिसोर्सेज हैं, स्केर्स हैं, इतना उनका वैल्यू है, तो हम कैसे हम एफिशिएंटली एलोकेट करें उन रिसोर्सेज को कि सारे के सारे डिमांड फुल्ली नहीं हो लेकिन अच्छे से केटर हो पाए, एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी इज़ हैप्पी, ऐसे करके हम केटर कर पाएँ। तो एलोकेशनल एफिशिएंसी कैसे हो वो भी हमें प्राइसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ फॉर व्हाटसोएवर रीज़न द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ हायर देन इट्स वैल्यू टू द कंज्यूमर, हायर देन इट्स वैल्यू टू द कंज्यूमर, मुझे अगर एक एप्पल की वैल्यू 20 रुपीज़, यानी आई एम रेडी टू गिव 20 रुपीज़ फॉर दैट एप्पल, मुझे मेरे लिए बस उतना ही है कि अभी भूख लगी है एप्पल के लिए, मैं 20 रुपये देने के लिए रेडी हूँ। अगर प्राइस 30 रुपीज़ होता है, प्राइस इज़ ग्रेटर higher than its value to the consumer, then too many resources flow to the production of commodity at the expense of other commodity that consumers prefer. अब क्या होगा, क्योंकि इसके प्राइसेस हाई हैं, तो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि प्राइसेस हाई हैं तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं सारे प्रोडक्शन एप्पल के प्रोड्यूस करूँगी। तो क्या हो जाएगा, सारा जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है वो इस कमोडिटी में चला जाएगा रादर देन द कमोडिटीज़ दैट एक्चुअली कंज्यूमर वांट टू प्रेफर, यानी जिनके लिए कंज्यूमर ने वैल्यू हाई रखी है वो ना प्रोड्यूस करके हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके लिए वैल्यू कम रखी है। By their very nature, tests of market efficiency are very difficult to formulate and to interpret. Obviously, market efficiency का टेस्ट कोई है नहीं, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे, पहली चीज़ तो फॉर्मुलेट करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड दूसरी चीज़ इंटरप्रिटेशन। अगर आपने कोई फॉर्मूला ऐसे बना भी लिया टेस्ट करने के लिए मार्केट एफिशिएंसी, तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन होता है, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi. We know that particularly beta naught is the intercept and beta 1 is the slope of the regression line. ये हम प्रॉपरली अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें, समझो बीटा 1 का वैल्यू इज 0.56, तो हम इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इफ़ एक्स whatever is x, what is the independent variable, let's say this is consumption and this is income. तो if income increases by 1 unit, consumption increases by 0.56, ये उसका इंटरप्रिटेशन होता है, राइट। तो वैसे ही अगर हम कुछ फॉर्मूला मार्केट एफिशिएंसी के लिए भी बनाते हैं तो उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटरप्रेट कैसे करें वो भी हम बराबर से पता नहीं लगा सकते। Even if foreign exchange markets were efficient, we cannot expect the forward rate of a currency to be identical to future spot rate of the currency, because the latter also depends on unforeseen events. देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये सिंपल लॉजिकल पॉइंट है कि अगर आप देखें, भले ही आप बोल रहे हो कि मार्केट एफिशिएंट है, ऑब्वियसली कि अभी का जो फॉरवर्ड रेट आपने एक्सपेक्ट किया है वो एक्यूरेटली एकदम परफेक्टली फ्यूचर रेट को नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस बीच अगर हमने 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट लिया है तो 3 मंथ के बाद जो स्पॉट रेट होगा उस बीच 3 महीने में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। देखो, कोई इवेंट होते हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे बजट हो गया, हर साल का बजट आता है, या रेनी सीज़न में प्राइसेस कुछ बढ़ जाते हैं, किसी के प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो वो
फॉरसीन सिचुएशंस है जो हमें पता होते हैं कि ये सिचुएशन में, अभी जैसे हम बोलते हैं फेस्टिवल सीजन्स में प्राइसेस बढ़ जाते हैं या फेस्टिवल सीजन्स में ये चीज़ें ज़्यादा बिकती है, तो ये हमें पता है, वी कैन प्रिडिक्ट दीज थिंग्स। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अनफोर्सीन होती है। अनफोर्सीन मतलब हम लोग को पहले से वो चीज़ों को पता ही नहीं है, वो अचानक से आता है। जैसे कोविड-19 हो गया, लॉकडाउन हो गया, ये सारी अनफोर्सीन सिचुएशन है। टमाटोज़ की सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस बढ़ चुके, ये अचानक हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से बता नहीं सकते। तो इस 3 महीने के बीच में काफ़ी सारी ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स हो सकते हैं जो कि फ्यूचर स्पॉट रेट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने फॉरवर्ड रेट से प्रिडिक्ट किया था उससे। However, if the forward rate exceeds the future spot rate as often as it falls below it, then we could say that market is efficient in the sense that there is no available information that investors could systematically use to ensure consistent and unusual profit. तो अगर जो फॉरवर्ड रेट हमने प्रिडिक्ट किया है, जो भी फॉरवर्ड रेट है, if that is greater than future spot rate, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इन्वेस्टर यूज़ करके प्रॉफिट्स कमा सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका फॉरवर्ड रेट इज़ ग्रेटर देन द फ्यूचर स्पॉट रेट। तो ऐसा कोई भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे वो प्रॉफिट्स कमा सकता है। मैंने ये चीज़ आपको है ना कैसे वर्क करती है, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। तो यही चीज़ है कि इस सिचुएशन में मार्केट हम एक तरीके से कह सकते हैं एफिशिएंट है। Many empirical tests have been conducted on the efficiency of foreign exchange market by Levish and others. तो ये काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने एम्पेरिकल टेस्ट करके एफिशिएंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखा है। मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज सीम टू इंडिकेट दैट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर एफिशिएंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। देखो, उन्होंने ये एक पर्सन है लेविश, दूसरे बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एफिशिएंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस रीजंस की वजह से एफिशिएंट होता है, कब होता है, वो सारे चीज़ें उन्होंने देखे हैं। उन्होंने डेफिनेशंस भी अपने देखे होंगे। तो मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस जो होते हैं वो इसी तरीके के डेफिनेशन की बात करते हैं। For example, several empirical tests show that few opportunities exist for risk-free arbitrage. I've already explained what is arbitrage. Risk-free arbitrage and deviation from interest rate parity are for the most part smaller than transaction cost. तो वो कह रहे हैं कि most of the जितने भी ऐसे टेस्ट हुए हैं उनमें रिस्क फ्री आर्बिट्राज एंड डेविएशन, जो भी इंटरेस्ट पैरिटी से जितना भी आप डेविएट कर रहे हो, दे आर फॉर मोस्ट पार्ट स्मॉलर देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जितना भी डेविएशन हो रहा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी से, मोस्ट ऑफ द वो ज़्यादातर एम्पेरिकल टेस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट से वो डेविएशन कम है। Similarly, speculators sometimes earn profit and sometimes incur losses and seldom face opportunities for certain and large profits. तो if you are investing, देखो speculation में जब भी आप करते हो, आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, you are taking a risk. आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो, आप लॉस भी गेन कर सकते हो, तो वो फेस करते ही है। Frankel and MacArthur have presented evidence that covered interest arbitrage holds reasonably well for large industrial countries but not for small ones. तो फ्रैंकेल एंड ये जो दो लोग हैं, इन्होंने एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस दिखाया है कि जो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज है वो लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए ट्रू है। आप वहाँ पे कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज बोल सकते हो, प्रॉपरली वर्क करता है लार्ज कंट्रीज़ के लिए, बट स्मॉल कंट्रीज़ के लिए नहीं। तो उन्होंने एविडेंस भी दिया है।
Lewis shows that the theory does not hold well for developing countries. लेविस ने अपना एम्पेरिकल टेस्ट करके एविडेंस दिया है कि जो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वर्क नहीं करता. क्लैरिडा एट एल मीन्स एंड अदर्स, मतलब क्लैरिडा इज़ नॉट ओनली द वन पर्सन जिन्होंने ये मॉडल या जो भी है रिसर्च किया है, उनके साथ दूसरे और भी लोग हैं. सजेस्ट दैट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट टाइम सीरीज यानी टाइम सीरीज डेटा जो होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का, वो कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट येट फुल्ली यूटिलाइज फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर पाथ ऑफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें उनको पता चला कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के टाइम सीरीज डेटा अगर आप लो तो उसमें काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो ही इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर पाथ ऑफ स्पॉट एक्सचेंज रेट. Thus, while many studies seem to indicate that foreign exchange market are fairly efficient, others do not. काफ़ी सारी ऐसे रिसर्चर्स है, स्टडीज़ है जिनमें दिखा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एफिशिएंट है. काफ़ी सारी ऐसी भी स्टडीज़ है जिसमें दिख रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एफिशिएंट नहीं है. एक्सचेंज रेट सीम्स टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू न्यूज़. कुछ भी न्यूज़ हुआ, कुछ भी चेंजेस हुआ इकोनॉमी में, तो वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है उसके अगेन. आप देख सकते हो कि अगर बजट भी अनाउंस होता है तो भी मार्केट जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वाइड चेंजेस आ जाते हैं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है तो गवर्नमेंट चेंज होता है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं. तो ये सारी स्मॉल things whatever are happening or big things whatever are happening in the economy can affect the foreign exchange market, and foreign exchange market फटाफट से उनसे रिएक्ट कर लेते हैं. आर वेरी वॉलेटाइल यानी काफ़ी चेंज हो जाते हैं, फटाफट से चेंज हो जाते हैं. हैव डिफाइड ऑल अटेम्प्ट्स एट बीइंग एक्यूरेटली फॉरकास्टेड. तो ऑब्वियसली अगर बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो आप देखो, अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका भाई बहन है, आपको पता है कि ये जो पर्सन है उसका बिहेवियर आप बता नहीं सकते, कभी भी अचानक चेंज हो जाता है. बारिश का मौसम देखा, आज के दिन बारिश का मौसम देखा तो उसका मूड अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करेंगे, खेलेंगे, हाँ ये वो. कल का दिन बारिश हुआ, चिड़ मच रही है उसको, गुस्से वाला हो गया, तो यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट दैट पर्सनस बिहेवियर. आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि अच्छा उसको उसको बारिश पसंद है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने देखा है कि किसी दिन जब बारिश हो रही है तो वो उसको चिड़ मचती है. तो वैसे ही चीज़ हो जाती है. यू कैनॉट से एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन. उसकी बिहेवियर, उसका मूड बहुत चेंज होता रहता है, तो आप उसके मूड के बारे में बता नहीं सकते कि अभी क्या सही मूड में है कि नहीं है. वैसे ही चीज़ एक्सचेंज रेट मार्केट में होती है, वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते रहते हैं. कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हुई उससे भी रिएक्ट कर देते हैं, तो वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं और आप इसी वजह से फॉरकास्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली. एंड द वेरिएंस यानी जो डिफरेंस होता है, जो फॉरकास्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस है एंड द एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस है, वो जो वेरिएंस होता है, फ्लक्चुएशन हैज़ बीन रिलेटिवली लार्ज. तो वेरिएंस का भी चेंजेस जो है, हम क्या बोलते हैं कि समझो अगर ऑन एवरेज 5 वैल्यू है तो +2 -2 के बीच रेंज करेगा ये वैल्यू. अगर समझो ये वैल्यू 5 है तो +2 -2 के बीच में वैल्यू रेंज करेगा, या तो कभी 7 भी जाता है, कभी 3 भी हो जाता है वैल्यू, ऐसे हम बोल रहे हैं. तो इसी रेंज के बीच में वो वेरी करेगा. तो इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से वेरिएंस बोल सकते हो कि वेरी उस रेंज में. तो ये रेंज भी बहुत इतना लार्ज होता है कि आप प्रॉपरली ये वेरिएंस भी बहुत लार्ज होता है. ये जो वैल्यू है, ये जो गैप है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है. So that even if forward rate were an unbiased predictor of future spot rate, it would not be an efficient one. भले ही फॉरवर्ड रेट को आप फ्यूचर रेट्स
प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। या आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये एफिशिएंट है, यही आप यूज़ करो तो सही है, प्रॉपर है, नहीं, ये एफिशिएंट नहीं है। We return to this topic in our discussion of foreign exchange forecasting in next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में इस पे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। As exchange rates have become more volatile, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे कुछ कितना ट्रांजैक्शंस हुए वो दिए है कितने ईयर में, तो वो आप रीड कर सकते हो। यूरो करेंसी और ऑफशोर फाइनेंशियल मार्केट। अब यूरो करेंसी क्या होता है, ऑफशोर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड साइज ऑफ यूरो करेंसी मार्केट। यूरो करेंसी, देखो यूरो करेंसी मतलब ये नहीं है कि यूरोपियन करेंसी, नो, please understand, euro currency refers to commercial bank deposits outside the country of their issue. समझो इंडिया में रुपी इशू होते हैं, अगर यही रुपी डिपॉजिट हो रहे हैं यूएस में इन द कॉमर्शियल बैंक, रुपीज़ डिपॉजिट हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो यूरो करेंसी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डिपॉजिट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स जो भी कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिटेड है, कहाँ पे, ब्रिटिश कॉमर्शियल बैंक में। ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड्स चलता है, राइट। तो इशू कहाँ हुआ, इशू हुआ यूएस में, वो डॉलर डिपॉजिट कहाँ पे हुआ है, ब्रिटिश के कॉमर्शियल बैंक में, तो वो यूरो करेंसी कहलाता है। इज अ यूरो करेंसी या यूरो डॉलर, तो ये यूरो रुपी कहलाएगा हमारे केस में। सिमिलरली, अ पाउंड स्टर्लिंग डिपॉजिटेड इन फ्रेंच कॉमर्शियल बैंक और अ फ्रेंच ब्रांच ऑफ अ ब्रिटिश बैंक इज अ यूरो स्टर्लिंग। डिपॉजिट इन यूरोज, यानी यूरोपियन करेंसी, जो नई यूरोपियन करेंसी है यूरोज, इन अ स्विस बैंक इन यूरो, सॉरी, इज सिंपली अ यूरो डिपॉजिट। देखो ये भी समझो, यूरो जो है वो अगर आप स्विस के बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वो यूरो डिपॉजिट है। क्योंकि अगर आप देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरो डॉलर, यूएस का डॉलर अगर ब्रिटिश के कंट्री में तो वो यूरो डॉलर है। वैसे ही इंडिया का रुपी अगर यूएस में है तो वो यूरो रुपी कहलाएगा। यूरो देन अगर कहीं और है तो क्या हम उसे यूरो कहलाएंगे। तो अवॉइड दिस सिचुएशन, यूरो डिपॉजिट, यूरो के केस में, यूरोस के केस में हम यूरो डिपॉजिट कहते हैं, यानी यूरोपियन करेंसी के केस में वो डिपॉजिट कहलाएगा। बाकी के केस में आप यूरो डॉलर, यूरो रुपी, यूरो पाउंड स्टर्लिंग ऐसे बोल सकते हो। These balances are usually borrowed or loaned by major international bank. ये कब आते हैं डिपॉजिट, जब आप बोरो कर रहे हो या लोन ले रहे हो तब। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल मार्केट से आप लोन ले रहे हो, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से, एंड गवर्नमेंट व्हेन दे नीड टू अक्वायर और इन्वेस्ट एडिशनल फंड्स। तो ये बैलेंस कब होते हैं, इस सिचुएशन में बैलेंस होते हैं। मार्केट इन विच this borrowing and lending take place is called euro currency market. ये मार्केट जहाँ पे इनके borrowing and lending होता है उसे यूरो करेंसी मार्केट कहते हैं। Initially only the dollar was used in this fashion and the market was therefore called euro dollar market. Subsequently, the other leading currency, German mark, Japanese yen, British pound sterling, French franc, Swiss franc began also to be used in this way, and so the market is now called the euro currency market. पहले सिर्फ डॉलर का लोन एंड बोरोइंग होता था इस मार्केट में, अब काफ़ी सारे दूसरे करेंसीज भी हैं, इस वजह से इसको यूरो करेंसी मार्केट कहते हैं। The practice of keeping bank deposit denominated in a currency other than that of nation in which the deposit is held has also spread to such non-European international monetary centers as Tokyo, Hong Kong, Singapore and Kuwait, as well as the Bahamas and
Cayman Island in Caribbean and are appropriately called offshore deposit. देखो क्या कह रहे हैं, बैंक डिपॉजिट आप रख रहे हो डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन दैट ऑफ द नेशन. आपके बैंक में, इंडिया के बैंक में यूएस डॉलर्स पड़े हैं या यूरोस पड़े हैं या पाउंड स्टर्लिंग पड़े हैं. तो ऐसे करेंसीज, ऐसे काफ़ी सारे करेंसीज जो दूसरे कंट्री में पड़े हैं दैन द इशूइंग करेंसी मार्केट या इशूइंग करेंसी कंट्री, ये काफ़ी अभी स्प्रेड हुआ है नॉन यूरोपियन इंटरनेशनल मॉनेटरी सेंटर्स में भी. कौन से? टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, कुवैत, बेहमान्स, केमन आइलैंड एंड कैरेबियन में भी हुए हैं. इस वजह से इन्हें ऑफ शोर डिपॉजिट कहा जाता है. Often, however, the name euro deposit is also used for such deposit outside Europe. तो जो यूरोज़ हैं वो यूरोप के बाहर ऐसे कंट्रीज़ में जब डिपॉजिट होते हैं तो उन्हें यूरो डिपॉजिट भी कहा जाता है या ऑफशोर डिपॉजिट भी कहा जाता है. With these geographical extensions, the euro currency market has become an essentially 24-hour-a-day operation. Indeed, any foreign deposit made in nation's bank, even if in the nation's currency, is euro currency if the deposit is exempted from the regulations that the nation imposes on domestic deposit. तो अगर हम देखें यूरो करेंसी का मार्केट अभी बहुत फ्लरिश हो रहा है एंड 24 आवर्स अ डे वो ऑपरेट कर रहा है क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिपॉजिट होते हैं करेंसीज, इस वजह से वो बहुत फ्लरिश हो रहा है. यूरो करेंसी any foreign deposit made in nation's bank is euro currency if the deposited is exempted from the regulation that the nation imposes on domestic deposit. कोई भी ऐसे फॉरेन डिपॉजिट जो खुद की हमारे नेशन में ही हो रहा है लेकिन वो जिस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो इस रेगुलेशन में नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक डिपॉजिट के रेगुलेशन में नहीं आ रहे हैं, फॉरेन डिपॉजिट के रेगुलेशन में आ रहे हैं, तो उसे भी यूरो डिपॉजिट कहा जाएगा, यूरो करेंसी डिपॉजिट कहा जाएगा. If euro currency market consists mostly of the euro currency market consists mostly of short-term funds with maturity of less than 6 months. Normally यूरो करेंसी मार्केट में जो फंड्स होते हैं लोन बोरोइंग वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यूजुअली ऑफ 6 months. In measuring the size of euro currency market, we must distinguish between its gross and net size. जब आप साइज़ देखते हो कितना साइज़ है यूरो करेंसी मार्केट का, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस देखो. द फर्स्ट क्या है, अब ग्रॉस क्या है, नेट क्या है. ग्रॉस इज़ वेयर इट इंक्लूड्स इंटर बैंक डिपॉजिट ऑल्सो. एक कंट्री है, उस कंट्री में इंटर बैंक में जितना भी एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में जितने भी डिपॉजिट हो रहे हैं वो, तो इंटर बैंक डिपॉजिट ग्रॉस में होते हैं. These are the deposit of banks with surplus euro currency to other banks facing an excess demand for euro currency loans. देखो अब एक मैं कमोडिटी के टर्म्स में बोलती हूँ. समझो ये मार्केट ए है, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ पे डिमांड नहीं हो रहा है एप्पल का. लेकिन ये बी है, यहाँ पे एप्पल का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो ये क्या करेगा, ए मार्केट से बी मार्केट में भेजेगा एक्सेस, जो सरप्लस एप्पल है इसके पास, वो सरप्लस एप्पल इनको भेज देगा क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है. वही चीज़ बैंक में हो रही है. ये ए बैंक है, ये बी बैंक है. टेक द एप्पल एज यूरो करेंसी. तो यूरो करेंसी का सरप्लस इसके पास है, वो इधर दे देगा क्योंकि यहाँ पे यूरो करेंसी का डिमांड ज़्यादा है. यूरो करेंसी का डिमांड ज़्यादा है यानी लोन ज़्यादा लेना चाहते हैं लोग, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है. तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया. Thus, interbank deposit represents transfer of euro currency fund from one bank to another and do not involve a net increase in the total amount of euro currency available to be lent to non-bank customers. तो interbank वही चीज़ हो गई जो मैंने एक्सप्लेन की. It do not involve the net increase in total amount of euro currency available to be lent to non-bank customer.
वो टोटल अमाउंट ऑफ यूरो करेंसी को इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि एक बैंक से सिर्फ दूसरे बैंक तक ट्रांसफ़र हुआ है, राइट। उस नेशन का यूरो करेंसी इंक्रीज हुआ नहीं. Since the interbank market is a very important and active part of euro currency market, however, the gross measure seems more appropriate in measuring the size of the market. तो इंटरबैंक बहुत अभी ज़्यादा हो रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है एंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है यूरो करेंसी मार्केट के लिए इंटरबैंक मार्केट. तो ग्रॉस जो मेजर है ग्रॉस में, क्योंकि इंटरबैंक मार्केट का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी इंक्लूड होता है, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यूज़ करने के लिए, साइज़ ऑफ द मार्केट मेजर करने के लिए. रीजन्स फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी मार्केट. यूरो करेंसी मार्केट किस वजह से ग्रो हुआ, क्या रीजन्स हैं जिसके वजह से वो डेवलप हुआ. There are several reasons for existence and spectacular growth of euro currency market during the past 4 decades. One reason was higher interest rate often prevailing abroad on short term deposit. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर आप करते हो, वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, सेविंग्स अकाउंट समझो उसको. तो अगर मैं सेव कर रही हूँ दूसरे कंट्री में मेरे रुपीज़, तो मुझे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यूरो करेंसी मार्केट हो गया, क्योंकि मैं रुपी वहाँ पे मेरे डिपॉजिट करूँगी यूएस डॉलर्स में, तो वही चीज़ हो गया यूरो करेंसी. अनटिल इट वाज अबॉलिश्ड हाई इंटरेस्ट रेट जो है, देन इट वाज अबॉलिश्ड इन 1986. फेडरल रिजर्व सिस्टम regulation Q put a ceiling on interest rate that US member bank could pay on deposit to levels that were often below the rate paid by the European bank. तो एक लिमिट कर दिया कि आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, देखो जितना आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखोगे, हाँ उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में. वो चीज़ लिमिट कर दी गई इन मार्च 1986. As a result, short-term dollar deposits were attracted to European banks and became euro dollars. तो क्या हो गया, देन जो हाई इंटरेस्ट रेट यूएस में था उसमें एक रोक लग गई 1986 में, और इतनी सीलिंग रख गई कि वो अब जो रेट था वो ऑफेंड बिलो था यूरोपियन बैंक्स के रेट से. अब इसका मतलब है मैं एक इन्वेस्टर हूँ इंडिया से, पहले यूएस में मुझे हाई इंटरेस्ट रेट दिख रहा था, मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया मेरा रुपी, लेकिन 1986 में रोक लग गई, इतना बिलो हो गया कि अब जो यूरोपियन बैंक्स है उनका इंटरेस्ट रेट मुझे ज़्यादा मिलने लगा. तो मैं क्या करूँगी, वहाँ से निकाल के यूरोपियन बैंक में डाल दूँगी. जब मैं यूरोपियन बैंक में डाली तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म डॉलर डिपॉजिट अब मैं डाल रही हूँ, तो यूएस वाले जो पर्सन होंगे, यूएस वाले पर्सन के लिए भी, यूएस में तो इंटरेस्ट रेट कम है, यूरोप में ज़्यादा है, यूरोपियन बैंक्स में ज़्यादा है, तो यूएस वाले पर्सन भी यूरोपियन बैंक में डालेंगे, तो यूरो डॉलर कहलाया, क्योंकि डॉलर्स वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यूरो डॉलर कहलाया, तो यूरोपियन करेंसी हो गया, सॉरी यूरो करेंसी मार्केट हो गया. अनदर, तो ये एक रीज़न था कि जब 1986 में सीलिंग लगा दी गई थ्रू फेडरल रिजर्व सिस्टम रेगुलेशन क्यू, इस वजह से जो है यूरो डॉलर इंक्रीज़ हुआ. हमने पहले ही देखा कि डॉलर से स्टार्ट हुआ था, यूरो डॉलर पहले ज़्यादा फेमस था, देन बाकी जो है करेंसीज का फ्लरिश हुआ. Another important reason is that international corporation often found it very convenient to hold balance abroad for short periods in the currency in which they needed to make payment. अगर मुझे पेमेंट करना है आगे चल के, तो मैं मेरी जो करेंसी है यूएस डॉलर्स जो हैं वो पेमेंट करना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए, ऑब्वियसली पेमेंट बाद में करना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो डिपॉजिट करके रखने के लिए बेटर होगा. तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो ऐसे करते थे, तो इस रीज़न की वजह से भी यूरो डॉलर बढ़ा. Since the dollar is the most important international and vehicle currency in making and receiving international payment, it is only natural for a large proportion of the currency to be in euro dollars. डॉलर उस टाइम पे व्हीकल करेंसी थी और बहुत फेमस करेंसी थी, सारे ट्रांजैक्शन सारे पेमेंट्स डॉलर्स में होते थे, तो इस वजह से यूरो डॉलर
का फेमस होना नेचुरल है. Still, another reason is that international corporations can overcome domestic credit restrictions by borrowing in euro currency market. International corporations जो है वो अपना क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस जितना भी, डोमेस्टिक क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस जितना भी है वो कम कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं कि हमें क्रेडिट यहाँ से डोमेस्टिकली नहीं मिल रहा है तो हम यूरो करेंसी मार्केट से बोरो कर लेते हैं. तो उस वजह से भी फ्लरिश हुआ. The euro currency market originated from the desire of communist nations to keep their dollar deposit outside the US during the early days of Cold War for the fear that they might be frozen in a political crisis. तो US में since there was Cold War और political crisis का situation होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, ये हो वो हो, तो यूरो जो डॉलर्स थे जो लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने प्रेफर किया कि हम यूरोपियन करेंसी मार्केट में हम रखते हैं हमारे डिपॉजिट. तो इस रीज़न के वजह से भी फ्लरिश हुआ. आफ्टर 1973 द इम्पेटस टू द ग्रोथ ऑफ यूरो डॉलर मार्केट केम फ्रॉम द ह्यूज डॉलर डिपॉजिट फ्रॉम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अराइजिंग फ्रॉम द मैनी फोल्ड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. प्राइस ऑफ पेट्रोल जैसे ही बढ़ गया तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के फेवर में होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया तो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है. जो ज़्यादा प्राइस मिल रहा है वो यहाँ पे यूरोपियन करेंसी मार्केट में डिपॉजिट करते थे. तो इस वजह से भी ग्रोथ हुआ. 1973 में ये चीज़ हो रही थी. These nations also did not want to keep their dollar deposit in US for the fear that US government might freeze them in political crisis. तो अब ये क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे यूरो डॉलर में, क्यों, बिकॉज या यूरोपियन करेंसी में क्यों, क्योंकि उनको एक फियर था कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं ड्यू टू हायर प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, जो ज़्यादा अभी पैसे आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ही डॉलर्स जो हैं वो यूएस में ही डिपॉजिट करेंगे तो ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस गवर्नमेंट सीज कर सकती है, फ्रीज कर सकती है कुछ टाइम पीरियड के लिए. कुछ भी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा हो गया तो वो फ्रीज कर देंगे बैंक अकाउंट्स को, तो इस वजह से वो फ्रीज हो जाएंगे पैसे. Indeed, this is exactly what happened to the dollar deposit that Iran and Iraq did keep in US during the US conflict with these nations in the late 1970s and early 1990s respectively. तो ये सिचुएशन आई भी थी. ईरान और इराक के डिपॉजिट्स को है वो फ्रीज कर दिए थे ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट. यूरोपियन बैंक्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी and are able to pay higher interest rate on these deposits than US banks because they can lend these deposits at still higher rates. तो यूरोपियन बैंक्स जो थे वो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे ज़्यादा देने के लिए रेडी थे. फॉरेन करेंसी अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उन पे भी आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि देखो बैंक्स कैसे वर्क करती है. डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स पे हमें 4% इंटरेस्ट मिल रहा है. ये डिपॉजिट मेरे 1000 रुपीज़ का आया, 4% इंटरेस्ट मुझे देना है साल के बाद. अब मैं ये 1000 रुपीज़ में कुछ अमाउंट रख के, समझो हम रिज़र्व रेशियो ये सब निकाल देते हैं, अभी सिंपल समझते हैं. ये 1000 रुपीज़ मैं लोन दे दूँगी. अब जो लोन में जो ये है इंटरेस्ट है वो 8% है. 4% का प्रॉफिट हो गया किसको, बैंक को. बैंक इसी से वर्क करता है, डिपॉजिट को रखता है, थोड़ा CRR रख देता है, SLR रख देता है, और देन इसका सर्टेन अमाउंट ही लोन के लिए देता है, क्योंकि ऑब्वियस है कभी भी लोग डिमांड करेंगे डिपॉजिट से कैश ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उस वजह से वो कभी भी लोग जो है जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो डिमांड करेंगे, तो उस वजह से ये CRR SLR ये सब रखना पड़ता है. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यूरोपियन बैंक्स रेडी थे ये जो रेट है वो हायर देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोन के जो रेट है वो हायर रेट पे लोन दे रहे थे और लोग वहाँ पे ले भी रहे थे.
In general, the spread between lending and borrowing rates on euro currency deposit is smaller than the US bank. तो जो spread था वो यूरो करेंसी डिपॉजिट के टाइम पे स्मॉलर था than the US bank. Thus, European banks are often able to pay higher deposit rates and lend at lower rates than the US bank. This is the result of the fierce competition for domestic and loans in euro currency market, lower operating cost in euro currency market due to the absence of legal reserve requirement and other restrictions on euro currency. कुछ भी इसका restriction registration ये कुछ मतलब in short कुछ भी ऐसे legal restrictions नहीं थे. You can easily deposit. इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन डीलिंग विद वेरी लार्ज डिपॉजिट एंड लोन्स. अगर बहुत हायर अमाउंट के लोन्स है जो डिपॉजिट हो रहे हैं, जो लोन्स ले रहे हैं और हायर अमाउंट के डिपॉजिट भी हो रहे हैं, वो उसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा था. मतलब ईजीली सारा वर्कआउट हो रहा था. रिस्क अगर कुछ है वो भी डाइवर्सिफाई हो जा रहा था. डाइवर्सिफाई रिस्क हो जाना, कई तरीके हैं डाइवर्सिफाई करने के रिस्क, तो वो भी रिस्क भी कम हो जाता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. Arbitrage is so extensive in euro currency market that the interest parity is generally maintained. Very important thing, because euro currency market में भी fluctuations हो रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में, तो वहाँ पे भी आर्बिट्राज होता है एंड उस वजह से इंटरेस्ट पैरिटी जनरली मेंटेन होता है. इंटरेस्ट पैरिटी क्या है, दो कंट्रीज में इंटरेस्ट सेम हो. ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ यूरो करेंसी मार्केट, कैसे ऑपरेट करता है एंड इफेक्ट क्या है यूरो करेंसी मार्केट का. वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर और नॉट यूरो करेंसीज आर मनी. आप जब बोल रहे हो यूरो करेंसी, तो यूरो करेंसी क्या सच में मनी है. सिंस यूरो करेंसी आर फॉर द मोस्ट पार्ट टाइम रादर देन डिमांड डिपॉजिट, ये ज़्यादातर टाइम डिपॉजिट होते हैं रादर देन डिमांड डिपॉजिट. देखो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग अकाउंट में जो हम डालते हैं ना, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं कि जब भी हम डिमांड करना चाहें हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं. टाइम डिपॉजिट क्या होंगे फिर, टाइम डिपॉजिट आपके फिक्स डिपॉजिट हो गए, जहाँ पे आप कभी भी देखो अनफोर्सिन सिचुएशन में आप डिमांड करते हो, आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा. कभी भी अचानक ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकते आप फिक्स डिपॉजिट से. फिक्स डिपॉजिट हो गया तो ये आपका टाइम डिपॉजिट है. तो मोस्ट पार्ट यूरो करेंसी क्या होते थे, ऐसे तरीके के टाइम डिपॉजिट होते थे रादर देन द डिमांड डिपॉजिट. दे आर मनी सब्सटीट्यूट्स और नियर मनी रादर देन मनी इटसेल्फ. तो आप इसको एक तरीके के मनी सब्सटीट्यूट्स कह सकते हो कि मनी के जगह पर आप ये यूज़ कर सकते हो, और नियर मनी रादर देन एक्चुअल मनी. According to the usual narrow definition of money or M1, narrow definition of money M1 है. You must have done the money types of money M1, M2, M3, M4 है. M1 is narrow money, M3 is broad money. Usually money supply M3 से होता है. तो वही चीज़ है कि यूजुअल नैरो मनी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे आप कहोगे. M1 में करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट सिर्फ आते हैं. Thus यूरो बैंक्स डू नॉट in general create money, but they are essentially financial intermediaries bringing together lenders and borrowers and operating more like domestic saving and loan association before they establish the so called now accounts. तो हम एक तरीके से इन्हें एक तरीके की बैंक ही कह सकते हैं जो मनी लोग डिपॉजिट वहाँ पे कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ से लोन ले रहे हैं. दैन लाइक कॉमर्शियल बैंक्स इन द US. तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आप कह सकते हो रादर देन द कॉमर्शियल बैंक. Perhaps more significant is that the rapid growth of euro currency deposits since 1960s has greatly increased world liquidity. इस वजह से वर्ल्ड लिक्विडिटी काफ़ी इजीली लिक्विड फॉर्म में मनी, लिक्विडिटी मतलब लिक्विड फॉर्म में मनी ट्रांसफ़र होना, यानी इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह. They also led to a significant integration of domestic and international financial markets, which greatly increased competition and the efficiency of domestic banking in the industrialized nation.
तो ये एक तरीके से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स के बीच में भी एक लिंक बन गए यूरो करेंसी मार्केट, एंड इस वजह से कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में, एफिशिएंसी बैंक्स में भी अपने आप में कंपटीशन बढ़ गया. The existence, size and rapid growth of euro currency market have created certain problems. अब ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छा चले, प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे हर चीज़ में. तो यूरो करेंसी मार्केट में भी देयर वर प्रॉब्लम्स. वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इज दैट यूरो करेंसी मार्केट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट. अगर मैं चाहती हूँ, जैसे हमने बात की कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो अगर आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लो तो वहाँ पे रैपिड फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. तो इफ़ आई वांट कि स्टेबलाइज हो, यहाँ पे सिचुएशन स्टेबलाइज हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो हो नहीं सकता बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं. वही चीज़ यहाँ पे यूरो करेंसी मार्केट में काफ़ी चेंजेस होती रहती है. तो हम अगर एज अ गवर्नमेंट हम चाहते हैं डोमेस्टिक स्टेबलाइजेशन हो, तो ऑब्वियसली अगर यूरो करेंसी मार्केट में चेंजेस होते रहेंगे तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को वो अफेक्ट करेगा. हम एज अ गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज फर्म्स दैट कैन नॉट बोरो डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन ऑफन can and do borrow in euro currency market, thus frustrating the government effort to restrict credit to fight domestic inflationary pressure. अब ये बहुत अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है, लॉजिकल एग्जाम्पल है, जिसे आप समझ सकते हो कि कैसे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देखो, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन का एक रीज़न क्या होता है? डिमांड जब ज़्यादा हो सप्लाई से. इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस बहुत हाई है. डिमांड जब ज़्यादा हो सप्लाई से, मुझे क्या करना है? प्राइसेस को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है. तो क्या करना पड़ेगा? मुझे डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा. डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाता है? लोग डिमांड कब करते हैं? जब उनका इनकम हाई होता है तब वो डिमांड ज़्यादा करते हैं. ये चीज़ मुझे कंट्रोल करना है. कैसे कंट्रोल करूँगी? मुझे इनकम कम करना पड़ेगा. इनकम कम कैसे होगा? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इनसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से मैं कम कर सकती हूँ. एक तरीके के मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखो कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, आप एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि जो बैंक्स हैं वो लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते इंडस्ट्रीज़ को या प्रोड्यूसर्स को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स या जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर सके. अगर वो लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो ईजीली लोन लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, क्योंकि अब डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा ना हो. तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जिनको भी प्राइवेटली या प्रोड्यूसर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, वो क्या करेंगे? वो यूरो मार्केट में चले जाएंगे, यूरो मार्केट में जाके लोन ले लेंगे. तो मैंने चाहा था कि इन्फ्लेशन कम हो, लेकिन उनको बाहर कहीं से लोन मिल गया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, इनकम बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ गया, इन्फ्लेशन और होने लगा. तो मैं चाहती थी इन्फ्लेशन कम हो एज अ गवर्नमेंट, लेकिन वो हो नहीं पाया. दिस इज़ particularly true for smaller nation where the volume of domestic financial transaction is small in relation to euro currency transaction. तो नॉर्मली आपको स्मॉलर नेशन में ये दिखते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहाँ पे कम दिखते हैं कंपेयर टू द यूरो करेंसी ट्रांजैक्शन. अ क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम इज दैट frequent and large flow of liquid euro currency fund from one international monetary center to another can produce greater instability in foreign exchange rate and domestic interest rate.
अब एक चीज़ होगी, अगर इन्वेस्टर्स जो है या प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो है वो यूरो करेंसी से लोन लेंगे तो फ्रीक्वेंटली ऐसे चेंजेस होते रहेंगे, और वो ऐसे तो होगा नहीं 10-20 रुपए का होगा, इन करोर्स इन लैक्स जो यूरो करेंसी है वो ट्रांसफ़र होगी। तो जब ऐसी चीज़ें होती है, फ्लो होती है, तो क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी सेंटर से एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सेंटर से दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी सेंटर में ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहेंगे, तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रेट की भी और इंटरेस्ट रेट की भी डोमेस्टिक कंट्री में। ये एक प्रॉब्लम है। अनदर पॉसिबल प्रॉब्लम इज़ दैट यूरो करेंसी मार्केट्स आर लार्जली अनकंट्रोल्ड। यूरो करेंसी मार्केट्स को कोई अच्छे से ऐसा कंट्रोल हो, जैसे हम कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करते हैं, वैसे ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। एज अ रिज़ल्ट अ डीप, समझो अभी एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई मार्केट है, इनविजिबल हैंड, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बैठी है कि अगर इन केस अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाएंगे जिनके डिमांड कम हो सके। तो वो एक तरीके से कंट्रोल करने के, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी है, एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये लार्जली अनकंट्रोल होता है। As a result, a deep worldwide recession could render some of the systems bank insolvent and possibly lead internationally to the type of bank panics that afflicted capitalist nations during the 19th century, the first third of the 12th century and the later part of the last decade. देखो, अगर हमने क्या कहा, लोन देके वो प्रॉफिट कमाते हैं और डिपॉजिट्स जो है उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं, 4% का प्रॉफिट कमाते हैं। अगर समझो जो लोन वाले पर्सन है उन्होंने रीपे नहीं किया, उन्होंने दे आर डिफ़ॉल्टर्स, तो क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट वालों को नहीं दे पाएंगे। अगर डिपॉजिट वालों को नहीं दे पाएंगे, वो बार बार डिमांड करते रहेंगे, तो बैंक अपने आप को क्या बोल देगा, बैंकक्रप्ट, और वो बोल देगा वी आर इनसॉल्वेंट, बैंक इनसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से रिसेशन का क्राइसिस हो सकता है, विच हैपेंड 19th सेंचुरी में। Domestic bank panics were more or less eliminated by creation of national central bank to regulate domestic banking through deposit insurance and by setting themselves as the lender of last resort for domestic banks in a liquidity squeeze. Domestic bank के लिए एक last resort है, क्योंकि there had been a national central bank जो लेंडर एज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है। जैसे हमारे केस में इंडिया में आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं जिसमें लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाता है, लोन रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए अगर आपके पास पैनिक सिचुएशन हो तो आप वहाँ से आरबीआई से लेके आप दे सकते हो डिपॉजिट वाले लोगों को। तो वैसे ही वी हैव फॉर नेशनल सेंट्रल बैंक्स ऑल्सो। In the euro currency market, however, any attempt on the part of any one nation to regulate it would simply result in market shifting its activity elsewhere. अगर ऐसा सिचुएशन यूरो करेंसी मार्केट के लिए आता है कि वो एक ही नेशन उसको कंट्रोल करे, तो वो ऑब्वियसली मार्केट शिफ्टिंग हो सकता है। Thus, in order for regulation and guidelines to be effective, they need to be multilateral. तो अगर आपको चाहिए तो multilateral होना चाहिए, काफ़ी सारे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे, साथ मिलके कंट्रोल करे। Given the stronger competition for euro banking business, however, it is unlikely that such multilateral cooperation will be forthcoming in the near future. तो ये ऐसा cooperation हमें देखने इतना मिल नहीं सकता। Indeed, nations seem to go out of their way to provide the necessary infrastructures and eliminate existing restrictions in order to attract business. एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, यू कैन रीड द एग्जाम्पल। नाउ वील मूव ऑन टू लास्ट पार्ट विच इज़ यूरो बॉन्ड एंड यूरो नोट मार्केट। डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट पार्ट, ये फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं। यूरो बॉन्ड क्या होता है? Euro bond are long-term debt securities that are sold outside the borrower's country to raise long-term capital in a currency other than the currency of nation where the bonds are sold. Euro bonds, एक चीज़, पहली चीज़ हमने क्या देखी, यूरो बॉन्ड लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं।
या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आप कह सकते हो, दैट आर सोल्ड वेयर, मैं एज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कहाँ पे सोल्ड कर रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ आउटसाइड द बोरोअर्स कंट्री, मैं बोरोअर कंट्री हो गई, मैं सेल कर रही हूँ सिक्योरिटी। देखो मैं सिक्योरिटी कब सेल करूँगी, जब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मतलब मैं बोरोअर कंट्री हो गई, तो मैं ऐसे बॉन्ड्स बाहर सेल कर रही हूँ, बाहर कंट्री के। क्यों? क्योंकि टू रेज द लॉन्ग टर्म कैपिटल, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने के लिए, इन अ करेंसी, किस करेंसी में, उस करेंसी में दैट अदर देन द करेंसी ऑफ नेशन वेयर द बॉन्ड्स आर सोल्ड। अब हम इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड यूएस बात करते हैं। आई एम अ पर्सन इन इंडिया हु इज सेलिंग दिस बॉन्ड टू यूएस इन डॉलर्स, तो मुझे जो, मैं बोरोइंग कंट्री हो गई, मैं वो बॉन्ड आउटसाइड द कंट्री सेल कर रही हूँ यूएस में, किस करेंसी में, डॉलर्स में मुझे पेमेंट मिलेगा उसका, यानी जो लोन है, जो सिक्योरिटीज़ का जितना भी अमाउंट है वो मुझे डॉलर्स में मिलेगा, तो उस करेंसी में मुझे मिलेगा, तो इसे कहते हैं यूरो बॉन्ड। An example is provided by US corporation selling bonds in London denominated in euros or US dollars. Euro bonds have to be distinguished from foreign bonds. Euro bonds ये होते हैं, foreign bonds क्या होते हैं, which refers simply to the bond sold in foreign country but denominated in the currency of the country in which the bonds are being sold. तो just one second. Okay. यूरो बॉन्ड्स जब हम बात करते हैं तो यूरो बॉन्ड्स में इट इज़ रिटन द करेंसी ऑफ द नेशन वेयर द बॉन्ड्स आर सोल्ड अदर देन द करेंसी ऑफ द नेशन वेयर द बॉन्ड्स आर सोल्ड। तो मैं बॉन्ड अगर यूएस में दे रही हूँ तो वो डॉलर में नहीं होगा, वो रुपी या कोई और करेंसी में होगा, समझो पाउंड स्टर्लिंग या यूरो में होगा। तो इस तरीके से या रुपी में होगा या पाउंड स्टर्लिंग में होगा, लेकिन उस करेंसी में नहीं डिनोमिनेटेड होगा। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यूएस का बंदा अगर बॉन्ड सेल कर रहा है लंदन में, विच इज़ व्हाट, पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटेन में है ना लंदन, सो पाउंड स्टर्लिंग करेंसी वहाँ पे चलती होगी, लेकिन डिनोमिनेटेड ये बॉन्ड किस में होगा, या तो यूरो में होगा, यूरो यानी थर्ड पार्टी हो गई, या यूएस डॉलर्स में होगा। तो ये होता है यूरो बॉन्ड। लेकिन जो फॉरेन बॉन्ड होता है, फॉरेन बॉन्ड नॉर्मली बॉन्ड होता है जो कि सेल हो रहा है फॉरेन कंट्री में, बट डिनोमिनेट भी उन्हीं कंट्री के उसमें होता है। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि इंडिया का बॉन्ड यूएस जा रहा है और यूएस के डॉलर्स में ही डिनोमिनेटेड है, तो वो फॉरेन बॉन्ड हो गया। लेकिन इंडिया का बॉन्ड जो यूएस जा रहा है लेकिन डिनोमिनेटेड है इन यूरोज और इट इज़ डिनोमिनेटेड इन रुपी, मतलब not in dollars, not in that currency ka where you have sold, then it is euro bond. An example is a US multilateral corporation selling bonds in England denominated in pound sterling. तो US लंदन में दे रहा है, लंदन इंग्लैंड में, वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है और पाउंड स्टर्लिंग में ही डिनोमिनेटेड है, तो ये फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा। Euro bonds on the other hand are bonds sold in foreign country and are denominated in another currency. The leading centers in the international bond market are London, Frankfurt, New York, Tokyo. These are leading centers where such international bond market are happening. Euro bonds differ from most domestic bonds in that former, yani Euro bonds are opposed to the latter and are usually unsecured. यूरो बॉन्ड्स आर यूजुअली अनसिक्योर्ड, इसके अगेंस्ट आप कुछ सिक्योरिटीज़ या ऐसे नहीं रख सकते। अनदर टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ यूरो नोट्स, तो ये एक तरीके के डेट सिक्योरिटीज़ है। अनदर टाइप इज़ यूरो नोट्स, दीज आर मीडियम टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉलिंग समवॉट बिटवीन शॉर्ट टर्म यूरो करेंसी, बैंक लोन्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल बॉन्ड। तो ये यूरो नोट्स जो है वो मीडियम टर्म के लिए है, जो शॉर्ट टर्म यूरो करेंसी बैंक लोन्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल बॉन्ड्स के बीच में है। कॉरपोरेशंस, बैंक्स, कंट्रीज मेक यूज़ ऑफ इंटरनेशनल नोट्स टू बोरो मीडियम टर्म फंड्स इन अ करेंसी अदर दैन द करेंसी ऑफ द नेशन इन विच द नोट्स आर सोल्ड। तो सेम सिचुएशन यूरो बॉन्ड्स की तरह, बट जस्ट द केस हियर इज़ दैट दे आर इन मीडियम
टर्म फंड्स। यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं किस नेशन में कितने बैंक्स यूरो बॉन्ड्स यूरो नोट्स इशू किए थे। Some euro bonds are denominated in more than one currency in order to give the lender a choice of the currency in which to be repaid, thus providing some exchange rate protection to the lender. तो यूरो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट करेंसी में, अगर मैंने यूरो बॉन्ड दिया है यूएस के पर्सन को तो वो मैं यूरो देन स्टर्लिंग ऐसे अलग करेंसी में भी डिनोमिनेट करूँगी, मोर देन वन करेंसी में डिनोमिनेट करूँगी। क्यों? क्योंकि जब रीपेमेंट का टाइम आएगा तब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए लेंडर को काफ़ी मोर देन वन करेंसी में भी डिनोमिनेट होता है। फॉर दिस बेनिफिट द लेंडर मे बी विलिंग टू लेंड एट समवॉट लोअर रेट। लेंडर विल करेगा कि कम रेट पे हम लेंडर जो है प्रोवाइड कर रहा है, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो कम रेट पे प्रोवाइड करने का सोचेगा इस बेनिफिट को लेने के लिए। A large issue of euro bonds and euro note is usually negotiated by a group, usually called a syndicate of banks, so as to spread the credit risk among numerous banks in many countries. तो इसको negotiate करते कौन है? A larger group, जिससे syndicate भी कहते हैं of banks, to spread the credit risk. जो भी credit risk होगा उसको कम करने के लिए काफ़ी सारे बैंक्स इन्वॉल्व हो तो ये आपस में नेगोशिएट करते हैं। यूरो बॉन्ड्स एंड यूरो नोट्स यूजुअली हैव फ्लोटिंग रेट्स। दोनों में फ्लोटिंग रेट्स होता है, चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड आर रीफिक्स्ड यूजुअली एवरी 3 और 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट रेट जो भी होता है वो बार बार चेंज करते रहते हैं इन 3 और 6 मंथ्स इन लाइन विद द चेंज इन मार्केट कंडीशन। जैसे जैसे मार्केट कंडीशन चेंज होगा इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देंगे। After an issue of euro bond or euro note is sold by syndicate, a secondary market in the international note or bond emerges in which investors can sell their holdings. जब syndicate सेल करेगा यूरो नोट्स यूरो बॉन्ड उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आता है जो इंटरनेशनल नोट्स एंड बॉन्ड्स फॉरेन नोट्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स सेल करेंगे। The market in which the initial issue was sold is appropriately called the primary market. तो ये जो था जहाँ पे इनिशियली हुआ था वो प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। इंटरेस्ट रेट और यूरो क्रेडिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ मार्कअप। इंटरेस्ट रेट्स और ऑन यूरो क्रेडिट्स, जितना भी यूरो क्रेडिट्स पे इंटरेस्ट रेट है वो एक मार्कअप होते हैं और स्प्रेड ओवर LIBOR। LIBOR क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। देखो आपको 3 तरीके के इंटरबैंक ऑफर रेट्स होते हैं डोमेस्टिक कंट्री के लिए, किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो होता है वो एक बेस बेंचमार्क रेट होता है। तो इंटरेस्ट जो यूरो क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके का मार्कअप या स्प्रेड ओवर होता है लिबोर के ऊपर या यूरोबोर के ऊपर। यूरोबोर क्या है? ब्राज़ील सेट रेट है at which euro banks lend funds to another country. The spread varies according to the credit worthiness of the borrower and ranges from 1% for the best on or prime borrower to 2% for the borrower with weak credit ratings. तो जो spread होता है इन इंटरेस्ट रेट का या यूरो ये मार्कअप का जो स्प्रेड होता है वो यूजुअली क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है बोरोवर का। अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट नहीं करता, आपको पता है ये अच्छे से बराबर से पैसे जल्दी दे देगा तो वो 1% से फ्लक्चुएट होता है। ये बोरोवर पे आपको विश्वास नहीं ये देगा कि नहीं देगा तो 2% से वो मार्कअप हो जाता है। Often weaker borrowers can negotiate a lower spread by paying various fees upfront. तो वो सामने से कह के कि ये ले लो, मैं ये फ़ीस दे रहा हूँ कि आई एम रेडी कि हाँ पक्का मैं रीपे करूँगा, तो वो अपना नेगोशिएट करके कम करवा सकते हैं। These are a management fee for the bank or bank organizing the syndication, a participation fee to all participating bank based on the amount lent by each.
as well as the commitment fee on any undraw portion of the loan. तो एक तरीके से फ़ी पे करके मैनेजमेंट फ़ी या आप बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन फ़ी पे करके आप उसको कम कर सकते हो मार्कअप को. Because of the size and rapid growth of the euro currency and euro bond and euro note market and the resulting integration of domestic and international financial market, we are approaching a truly global banking system. इनके ग्रोथ देखकर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्लोबली भी एक बैंकिंग सिस्टम आ रहा है. और वो देखो डोमेस्टिकली हमारे पास हर एक कंट्री के खुद के बैंकिंग सिस्टम हैं. दे हैव देयर ओन कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक. ग्लोबली भी यूरो करेंसी, यूरो मार्केट, यूरो बॉन्ड, यूरो नोट से भी हम अभी देख रहे हैं कि ग्लोबली एक बैंकिंग सिस्टम आ रहा है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ यूरो बॉन्ड्स एंड यूरो नोट्स. आई होप आपको मैंने जो भी यूरो बॉन्ड्स एंड यूरो नोट्स के बारे में एक्सप्लेन किया वो समझ में आया हो अच्छे से. तो आपको पता है आपको कमेंट कर देना है एक. और आप लोग बहुत 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 कम जन लाइक करते हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हो वीडियो को. एंड ऑलमोस्ट मोर देन 80% पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ आर नॉट सब्सक्राइबिंग, विच इज़ लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है. यू शुड एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए. एक हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है, हमें भी हेल्प हो जाती है, हमें भी अच्छा लगता है कि येस लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, तो और कंटेंट लाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है. तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल and keep watching the journey of understanding economics. Thank you.